जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वही मीडिया के ऊपर जो कल चर्चा किए थे। आज भी मीडिया के ऊपर ही, क्योंकि बहुत गहन विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसलिए आज भी उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। 14 मेरा विचार से जो 14 एंकरों को जो बैन किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो एक बेशर्मिंदगी की हरकत है और कांग्रेस को और सभी दलों को ऐसी हरकत, ऐसी ओछी हरकत से बचना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मत है। अब मैं बता रहा हूँ कि आज जो हमारे देश में जो मीडिया जगत, जो मीडिया आप देखते हैं, इसकी शुरुआत हुई है लगभग 250 साल पहले। लगभग, हो सकता है थोड़ा 2-5 साल आगे पीछे भी होगा। अंग्रेजों के ज़माने में एक अखबार जैसे है अभी टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका प्रकाशन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के द्वारा आरंभ किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वो प्रकाशन समूह, वो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बेचकर चली गई साहू जैन एंड कंपनी को, साहू एंड जैन परिवार को, और वो लोग अभी चला रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस को। और उसी तरह हमारे देश में स्वाधीनता के पहले बंगाल में 2 बड़े विख्यात संवाद पत्र हुए थे, और एक तो आज भी कार्यरत है, चल रहा है बहुत बढ़िया से, धड़ल्ले से, लाखों उसके ग्राहक हैं, बंगाली भाषा में छपता है, आनंद बाजार पत्रिका। और उसी समय एक और इंग्लिश पेपर, वो भी करीब 150-200 साल हो गया होगा निकले हुए, उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। मतलब एक बंगला भाषा में एक समय तो ऐसा था, भारत में सर्वाधिक सर्कुलेशन आनंद बाजार पत्रिका का था, सभी भारतीय भाषाओं से ज़्यादा और इवन अंग्रेजी भाषा से भी ज़्यादा। इतना प्रतिष्ठित अखबार है आनंद बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका भी करीब 150-200 साल पुराना है, लेकिन वो दुर्भाग्य से अभी बंद हो गया। पिछले शायद 25-30 साल से बंद हो गया। अब मैं बता रहा हूँ उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में जैसे एक अखबार है दैनिक समाज, जिसको उड़िया में बोलते हैं समाजो। 103 साल पहले कटक में उसकी शुरुआत हुई थी और आज भी बड़े धड़ल्ले से बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत लोकप्रिय अखबार है। ऐसे लिस्ट बताऊंगा तो अनगिनत लिस्ट है, अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने तो केवल संक्षिप्त जानकारी दी अखबारों के बारे में आपको। अब अखबार तो हमारे देश में अंग्रेजों के ज़माने से आए, अंग्रेजों के बाद भी हमारे देश में छाए रहे, और इन्होंने समय समय पर हमारे देश को भी अच्छी सूचना भी प्रदान की लोगों को, और लोग भी, लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े भी रहे, और प्रशासन शासन का भी एक बहुत अच्छा माध्यम भी बना रहा अखबार। लेकिन अखबारों के साथ, अखबारों के बाद हमारे देश में अखबार भी चल रहे हैं। अखबारों के समय ही, अंग्रेजों के समय में ही आरंभ हो गई थी आकाशवाणी। आकाशवाणी भी अभी सारे देश में छाई हुई है और सैकड़ों की संख्या में आकाशवाणी के स्टेशन हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो। तत्पश्चात 1970 के दशक में हमारे देश में आया टेलीविज़न चैनल। सर्वप्रथम हमारे देश में टेलीविज़न चैनल आया था दूरदर्शन, भारत की सरकार के द्वारा आयोजित प्रायोजित दूरदर्शन कार्यक्रम। और पिछले करीब 40 साल से अभी कार्यरत बहुत सारे टीवी चैनल आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, बहुत सारे। मुझे याद है सर्वप्रथम प्राइवेट न्यूज़ चैनल, प्राइवेट न्यूज का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था आज तक में। वो SP सिंह बोल के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय पत्रकार थे, जो किसी ज़माने में रविवार के संपादक भी रहे। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका रविवार जो कलकत्ते से छपती थी, उसके वो संपादक हुआ करते थे। उनकी इतनी मधुर वाणी थी, इतनी मधुर भाषा थी, वो बहुत अच्छे से बोलते थे। 9:30 बजे रात को दूरदर्शन चैनल में ही वो आता था, 9:30 से 10। उनका वो प्रथम न्यूज एंकरिंग का काम या न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन का काम टीवी के माध्यम से प्रथम था हमारे देश में। और वो SP सिंह
बहुत मतलब उनकी आवाज़ में इतनी माधुर्यता थी, लोग दीवाने हो गए थे उसके। मैं तो रोज सुनता था। वो बोलते थे आज तक में पेश है अभी तक की खबरें। आधे घंटे तक वो न्यूज चलता था और आधे घंटे जब खत्म होने वाला था उस समय वो बोलते थे आज की खबर यहीं तक, अगली खबर कल तक पेश करेंगे अगली खबर, ऐसा ही बोलते थे। और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था। तत्पश्चात हमारे देश में बहुत सारे टीवी चैनल आए, जैसे एनडीटीवी, एबीपी, आज तक फिर फुल फ्लेजेड टीवी चैनल भी हो गया। पहले तो आधा घंटा दूरदर्शन से ही आरंभ हुआ था, तत्पश्चात वो फुल फ्लेजेड टीवी चैनल हो गया। और असंख्य है, सारे राज्यों में भी फिर स्थानीय भाषाओं में भी बहुत सारे चैनल आ गए हैं। और अभी तो सैकड़ों के, मैं सोचता हूँ शायद 400-500 या उससे भी कहीं ज़्यादा होंगे टीवी चैनल। ठीक है, एनी हाउ तत्पश्चात अभी जैसे पहले आया माने प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, फिर टीवी चैनल, तत्पश्चात अभी हमारे देश में करीब 20-25 साल से कार्यरत है सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर हुआ हमारे देश में पिछले 10-12 साल से। उसमें सोशल मीडिया में आता है एक फेसबुक, एक ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये आपका व्हाट्सअप, ये सब आते हैं, यूट्यूब चैनल, ये सब आते हैं सारे सोशल मीडिया के सेक्टर में। यहाँ मैं अब बताऊंगा, ये तो सोशल मीडिया का बता दिया। अब क्या है कि जैसे शुरू में अखबार ही हमारे देश में थे, अखबारों के साथ में जब टीवी चैनल आया, मैं तो रेगुलर अखबार पढ़ता था, पिछले 50-55 साल से मैं पढ़ता हूँ। जब टीवी चैनल नए नए आए और सब, तो उस समय अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखा जाता था कि भाई अब अखबारों का भविष्य अब अंधेरा में है, अब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अखबारों को नहीं मिलेगा और टीवी चैनल वाले टीवी चैनल वाले एडवर्टाइजमेंट ले जाएंगे, इत्यादि बहुत सारे लेख अखबारों में छपा करते थे। अखबारों का मुसीबत का दौर आ गया, वो भी दौर अब मैंने देखा है। उसके बाद टीवी चैनल जब आया, अब तत्पश्चात जो सोशल मीडिया जो आ गई, तो अब क्या है, सोशल मीडिया के आने के बाद माने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जिसको टीवी चैनल बोलते हैं, ये दोनों को अब खतरा महसूस होने लग गया। और इनकी उपयोगिता, इनकी बहुतायत सोशल मीडिया में आज के दिन यूट्यूब चैनल विशेषकर मैं बता रहा हूं, जितने हमारे देश में अखबार हैं और जितने टीवी चैनल हैं, इन दोनों का अगर कंबाइन भी अगर हम लोग कर दें तो इनसे कोई कम संख्या नहीं है यूट्यूब चैनलों की। भरी हुई है यूट्यूब चैनल, हमारे राज्य में ही, उड़ीसा में भी बहुत है, सारे प्रदेशों में भरी हुई है यूट्यूब चैनल। अभी तो ऐसा समय भी आ गया है कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, मतलब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले भी स्वतः है, अभी तो सुन रहे हैं हम लोग, खबर आ रही है 6 महीना 12 महीना से हमारे देश में ये ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि प्रिंट मीडिया के अच्छे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अच्छे पत्रकार अपनी नौकरी स्वतः छोड़कर, त्याग कर, इस्तीफा देकर अपना यूट्यूब चैनल आरंभ कर दिए हैं। और आज उनको हजारों में नहीं लाखों लोग देखते भी हैं। उनकी लोकप्रियता, उनकी ग्रहणीयता, उनकी स्वीकार्यता इस तरह बढ़ गई है। तो अब क्या है, इन दोनों को मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को, ये जो अभी सोशल मीडिया, उसमें डिजिटल मीडिया और आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल अभी खूब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, वो तो चूंकि बूढ़ी कांग्रेस है, 250 साल पहले, 150 साल पहले आरंभ हुई थी हमारे देश में, 1885 में उसका गठन हुआ था। और ये हमारे जो बूढ़े युवराज है कांग्रेस पार्टी के, उनका तो वही सोच है, पुरानी सोच, पुरानी बूढ़ी कांग्रेस, पुराने युवराज, पुरानी सोच। तो वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन इनके मुकाबले बीजेपी ने और विशेषकर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया की ताकत को बहुत ही बारीकी से समझा और भुनाया भी, उसको काम में भी लिया। मैं बता रहा हूं, 2013 में जब नरेंद्र मोदी का इलेक्शन कैंपेनिंग आरंभ हो गई थी कि वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार जब खड़े हो गए थे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस को टक्कर देने के लिए, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह,
1 साल तक वो जो भारत में पूरा कैंपेनिंग किए, करीब 250 जगह मीटिंग, 250-250 जगह जाके पब्लिक मीटिंग किए हैं, और सोशल मीडिया का खूब उपयोग या सदुपयोग उन्होंने किया है। और उस कैंपेनिंग में 2013-14 के समय कैंपेनिंग में और तत्पश्चात अभी भी 2019 के कैंपेनिंग में भी, लोकसभा के चुनाव में सोशल मीडिया का रोल नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, एनडीए को जिताने में बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है। माने कांग्रेस वालों ने सोशल मीडिया की ताकत को उतना नहीं समझा या नहीं समझ पाए जितना नरेंद्र मोदी, बीजेपी या एनडीए वालों ने समझा और समझ पाए और अपने हिसाब से भुना भी पाए। अब मैं बता रहा हूं, और आज भी है, आज भी अब देखिए प्रिंट मीडिया में जितने अखबार सब छपते हैं, पिछले 3-4 साल के पहले तक इनका, 4-5 साल के पहले तक इनका मल्टी एडिशन अखबार छपा करता था। एक एक अखबार के भारत में 8, 10, 12, 15 जगह पर एडिशन छपा करते थे। पिछले 4-5 साल से भारत में एक भी अखबार का एक भी भाषा में मल्टी एडिशन और नहीं छपा है। उल्टे ऐसे नौबत आ गई है, कोरोना काल में तो 20-25% इनकी सर्कुलेशन ही घट गई है। कोरोना काल में लोग डरते थे अखबारों को पढ़ने के लिए, लेने के लिए, क्योंकि भाई कोरोना आ जाएगा घर में। अखबारों की सर्कुलेशन काफी डाउन हो गई है कोरोना के समय, और वही फेज चल रहा है। वही जो धारा कोरोना के समय जो आ गई थी, वही धारा अब भी चल रही है। अखबारों की एक्चुअली अखबार के पाठक भी काफी कम हो गए हैं, अखबारों की सर्कुलेशन कम हो गई है, अखबारों को एडवर्टाइजमेंट मिलना कम हो गया है, अखबारों का नया एडिशन तो संपूर्ण रूप से बंद हो गया है। पिछले 5 साल से पूरे भारत में किसी भी अखबार का कोई एडिशन नहीं छपा, कि कोई नया अखबार भी नहीं निकला पिछले 5 साल में हमारे देश में। इसी का प्रमाण है कि प्रिंट मीडिया को अब लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछती है। चलो ठीक है, पूछते तो सारे ही हैं, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में, दिलो दिमाग में अभी भी प्रिंट मीडिया का भूत घुसा हुआ है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बात बोल रहा हूं। आज जैसे आप देखेंगे, एक छोटी मोटी को न्यूज को भी अगर इनको ये लोग हाथ लगा देते हैं, सुबह से लेकर रात तक उसी को चलाते रहते हैं। एक न्यूज या 2 न्यूज को 10, 12, 14 घंटे तक लगातार चलाते ही रहते, उसी को घुमा फिरा के इधर उधर करके, और जो एक न्यूज को कोई चैनल पकड़ लेता है, सारे टीवी चैनल उसी को पकड़ लेते हैं, और सारे दिन भर, शाम को, रात को उसी को चलाते रहते हैं, धकेलते रहते हैं उसी को। ये तो इनका हाल है। और हमेशा ये जितने अपने को नेशनल टीवी चैनल बोल रहे हैं, हमेशा रोज शाम को 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये लोग मजमा लगाते हैं। जैसा न्यूज को बेचते हैं, न्यूज की मंडी लगाते हैं, मैं तो मंडी शब्द भी बोलूंगा, न्यूज का बाजार, न्यूज की मंडी लगाते हैं, और जानबूझ के नेताओं को आपस में भिड़ाने का प्रयास करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जानबूझकर नेताओं का लड़ाई भिड़ाई ये लोग कराना चाहते हैं, कराते हैं, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। और इधर उधर के फालतू गोसिप, फालतू डिस्कशन, डिबेट ये लोग कराते हैं रोज शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। इनको कड़ी टक्कर आजकल हमारे देश में मिल रही है यूट्यूब चैनलों के द्वारा। और जो पत्रकार, मतलब बहुत सारे पत्रकार तो स्वेच्छा से छोड़ दिए हैं, कई को कई चैनल वाले निकाल दिए हैं, और वो सारे के सारे और कितने जो होनहार हैं, प्रतिभावान हैं पत्रकार हैं, उन्होंने स्वेच्छा से भी छोड़ दिया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल छोड़ दिया है, अखबार भी छोड़ दिया है, वो अपने यूट्यूब चैनल चला के खोल के बैठे हैं और बहुत आराम से, शान से दिखा रहे हैं। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना हमारे देश में आया, और अब तो दिनों दिन इनका प्रभाव काफी बढ़ रहा है। और इनसे अब क्या है कि क्या क्या किस समय कैसे ये लोग सब प्रलोभन में आके और इधर उधर बायस्ड झूठी खबर, पहले मैंने विशेषकर मैं तो टीवी चैनलों के ऊपर बोलूंगा, अखबारों में उतनी झूठी खबर नहीं छपती थी, लेकिन टीवी चैनल में बहुत सारा झूठी मोटी खबर ये लोग दिखाए हैं और दिखाते आ रहे हैं, आज भी दिखा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं इनका एक एक करके। जैसा है अभी ये जो है आज तक वाले जो है, उनको वो जो कोई पुरी साहब है, वो पुरी साहब जो है आज तक के मालिक है। वो पुरी साहब जो है ये इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से ये निकलता है आज तक, और उसके जो मालिक हैं मिस्टर पुरी, वो सोनिया के खासम खास हैं, कांग्रेस के खासम खास हैं, और उसी हिसाब से वो
प्राय दिखाते भी रहते हैं। अब क्या है कि अब उनको लगने लग गया कि वो जमाना चला गया, कांग्रेस क्या मालूम अब आएगा नहीं आएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा सवाल इन लोग के पीछे ये है पैसा। ये पैसा बोलता है, चाहे आप माने प्रिंट मीडिया में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देखिए, ये सब के पीछे एक बड़ी कहानी है पैसा। उसका नाम है पैसा। पैसा बोलता है। तो ये तो शुरू से ही, ये जो आज तक जो चैनल है, ये शुरू से ही एक्चुअली कांग्रेस का चैनल रहा है। और इनके जो मालिक हैं उनकी सोनिया गांधी से घनिष्ठता है, आज भी है। ये केवल बैलेंसिंग करने के लिए, लोगों को, आम दर्शकों को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम लोग किसी एक पार्टी के साथ में या एक सरकार के साथ में जुड़े हुए नहीं है, हम लोग न्यूट्रल हैं, ऐसा है वैसा। ये तो बीच बीच में थोड़ा बहुत दिखाते रहते हैं, लेकिन ये प्योरली कांग्रेस का ही चैनल है आज तक। अब मैं बता रहा हूँ इंडिया टीवी के। अब ये लेकिन क्या ये सुधीर चौधरी का जो मामला आया है वो एक अलग से मामला है, उसके ऊपर बोलूंगा तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आज तक एक कांग्रेस फेवर का ही चैनल है, वही दिखाता आया भी है और आज भी है। हालांकि वो बैलेंसिंग करने की कोशिश करता है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन बेसिकली कांग्रेस चैनल ही है। अब मैं बता रहा हूँ इंडिया टीवी चैनल के, ये जो रजत शर्मा है, जो आपकी अदालत चलाते हैं, इनको अदालती पत्रकार भी बहुत सारे मीडिया में संबोधन करते हैं कि ये अदालती पत्रकार, अदालती मतलब मीडिया, ऐसे लोग संबोधन करते हैं इनको, रजत शर्मा को। ये इंडिया टीवी चैनल के जो मालिक है रजत शर्मा, ये दरअसल अरुण जेटली जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मोदी के फर्स्ट टर्म में, उनके ये क्लासमेट हैं और उन्हीं के कृपा पात्र से ये वहाँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। एवं बाद में जब अरुण जेटली जी का निधन हो गया तो वहाँ पर इनको क्रिकेट एसोसिएशन में इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि वहाँ गौतम गंभीर जो वहाँ लोकसभा सदस्य हैं बीजेपी की तरफ से, वो अभी उसी काम में ज़्यादा सक्रिय है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अरुण जेटली के रहते ही रजत शर्मा की माने बीजेपी से थोड़ी खटपट हो गई थी। किस बात पर खटपट हुई थी? ये जो नरेंद्र मोदी ने आज से 5-6 साल के नीचे ये जो नोटबंदी का जो कार्यक्रम चलाया, नोटबंदी की जो घोषणा हुई, उस नोटबंदी के बाद 1-2 दिन के बाद, शायद दूसरे या तीसरे दिन, रजत शर्मा की अरुण जेटली से मुलाकात हुई थी। रजत शर्मा ने अरुण जेटली को पूछा कि आप जब ये नोटबंदी करने वाले थे, मुझे आप क्यों नहीं पहले से सूचना दिए? तो अरुण जेटली ने जवाब दिया कि भाई ये सब सूचना तो बहुत सारी गुप्त सूचना रहती है। फिर मोदी जी ने एकदम स्पष्ट मना किया था किसी को नहीं बोलते। मैं कैसे आपको बोल देता, ना मुझे तो कम से कम आप देते। इस तरह की बात को लेकर इनमें आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गया था। लेकिन तत्पश्चात इंडिया टीवी ने अपना स्टैंड बदली किया। मतलब पहले तो फुल पिछले 5 साल थे मोदी के, और उसके भी पहले इंडिया टीवी और ये जो जी टीवी, ये दोनों के दोनों धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। लेकिन ये नोटबंदी जब से हुई है तब से रजत शर्मा की थोड़ा अनबन हो गया था ये अरुण जेटली के संग। तत्पश्चात रजत शर्मा ने रुख थोड़ा बदल दिया। अब देखिए कितना आज ये जो रजत शर्मा है, इनके जो इंडिया टीवी चैनल है, ये दरअसल पूरा पैसा लगा है इसमें प्रमोद महाजन का, जो किसी जमाने में भाजपा के बहुत बड़े सीनियर नेता हुआ करते थे और बॉम्बे से ही, महाराष्ट्र से ही वो आते थे, और उनका फंड मेनली इसमें लगा रजत शर्मा के टीवी चैनल में, आज इंडिया टीवी में। ठीक है। और ये जो है अरुण जेटली ने भी इनको काफी मदद की है। यहां तक कि दिल्ली से ये जितने भी टीवी चैनल आज आप लोग देखते हैं, ये नेशनल टीवी चैनल जो अपने को बोलते हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और नोएडा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली बॉर्डर पर है लेकिन है उत्तर प्रदेश की सीमा में। दिल्ली से जो मेट्रो चलती है उत्तर प्रदेश की तरफ, वो नोएडा स्टेशन के ऊपर, नोएडा में जो जाती है, वहां इंडिया टीवी चैनल को सरकारी सहायता से जमीन दी गई मुफ्त के भाव में, और वहां मेट्रो का एक स्टेशन का नाम है इंडिया टीवी स्टेशन। देखिए मतलब इनके जो स्टूडियो, इनकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वहां नोएडा में, स्टूडियो है वहां पर, आलीशान बिल्डिंग है, कई मंजिले की बिल्डिंग है, और स्टेशन का नाम, उसके ठीक सामने जो स्टेशन है वो स्टेशन का नाम दे दिया गया है इंडिया टीवी। अब आप देखिए
किस हद तक जाकर पिछली मोदी सरकार ने, विशेषकर अरुण जेटली ने, इसी रजत शर्मा को मदद की थी। लेकिन रजत शर्मा केवल एक बात से नाराज हो गए थे, नोटबंदी की खबर उनको पहले नहीं दी गई। वो इसलिए भाई, वो तो अब देश का मामला है, अरुण जेटली ने भी उचित ही समझा होगा इनको खबर नहीं देकर। और इनको खबर किस लिए चाहिए थी पहले से? इसका मतलब साफ साफ है, इनके पास भी अपार धन दौलत, अकूत संपदा होगी, जिसको ये चाहते थे उस समय यूटिलाइज कर, मतलब 2-4 दिन पहले अगर इनको खबर मिल जाती तो ये अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर देते। लेकिन अरुण जेटली ने खबर पास ऑन नहीं की थी, बहुत अच्छा काम किया था। ये तो मैंने आपको बताया इंडिया टीवी वालों का। ये जो और एक चैनल है बॉम्बे बेस है, उसका नाम है रिपब्लिक भारत, उसके बारे में बता रहा हूं। राजीव चंद्रशेखर अभी भारत सरकार में आईटी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, केरला से आते हैं, उनका पैसा लगा इसमें। रजत, ये जो आरटीवी जो है, रिपब्लिक भारत जो है टीवी, उनका पैसा लगा राजीव चंद्रशेखर का, जो हमारे पास मीडिया सर्कल से अभी खबर आती रहती है। मतलब साफ साफ है कि चाहे कांग्रेस वाले हों या भाजपा वाले हों, ये दोनों के एक्चुअली क्या है, मेरा ये स्पष्ट मत है, आप किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है, जो जरूरी है, देश के हित में है, वही बात बोलना चाहिए, वही बात छापना भी चाहिए। चाहे किसी के विरुद्ध में जाए, किसकी सपोर्ट में जाए, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। मैं चंद बातें और बताऊंगा आपको। ये जैसे आजकल ये जो एनडीटीवी तो शुरू से ही वामपंथियों का है, कांग्रेस का है, शुरू से ही। ये जो प्रणय रॉय है, अब तो 1-1.5 साल के नीचे वो बेच दिए हैं इनको, अदानी को, गौतम अदानी को बेच दिए हैं। शुरू से ये चैनल रहा है कांग्रेसियों का, वामपंथियों का अड्डा है वहां पर, वो अड्डा था वहां पर। अदानी ने लेकर वामपंथियों को वहां से खदेड़ दिया। तो आज जितने भी ये जो जिन टीवी चैनलों का नाम मैंने बताया, और इसके अलावा भी और कई एक चैनल हैं जहां पर बहुत सारे पत्रकार जमे हुए थे और खूब मलाई चाट रहे थे कांग्रेस के जमाने में। 2004 से 2014 के अंदर जो 10 साल मनमोहन सरकार रही, सोनिया गांधी की सरकार रही, उसमें बहुत सारे लोग मलाई चाटे थे। और ये आजकल दिन खलिहर हो गए, खाली खलिहर हो गए ये लोग। इनके पास अब कोई चैनल वाले इनको रखते नहीं है। जैसे गौतम अदानी ने इनको विदा किया, रवीश कुमार को, वैसे ही बहुत सारे, एक अजीत अंजुम है, और ये आज तक में थे, आगे पुण्य प्रसून वाजपेयी है, ये बरखा दत्त है, वो भी एनडीटीवी में थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम है, एक राजीव सरदेसाई है, बहुत सारे नाम है जिनको अपनी चैनलों के द्वारा भगाया गया। अभी इक्का दुक्का तो कोई एक आध चैनल में कुछ कुछ है, टेम्परेरी, माने एक तरह से कैजुअल लेबर के जैसे है। बाकी ये सारे के सारे इन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल आरंभ कर दिया। और इनके यूट्यूब चैनल में जो हम लोगों के पास खबर आती है, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग लाखों की संख्या में देखते हैं। अब भगवान जाने इसमें चीन का कितना हाथ है, पाकिस्तान का कितना हाथ है, जॉर्ज सोरोस का कितना पैसा लगा हुआ है, उसकी सटीक जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा उसके ऊपर। केवल मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है, लेकिन पूरी खबर मेरे पास नहीं है। जो सुनते हैं मीडिया सर्कल में, वही मैंने आपको बताया। अब 2 आदमी को नाम मैं अभी आपको और बताऊंगा। ये जैसे एक है राजीव सरदेसाई। ये राजीव सरदेसाई कौन है? ये गुजरात से ही है, और ये IBN 7 बोल के एक टीवी चैनल था और है भी, उसको अंबानी, मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। पिछले शायद 5 साल हुआ होगा खरीदे, तो 5-6 साल हुआ होगा। तो इसके पहले IBN 7 में ये राजीव सरदेसाई एक पत्रकार थे। इनके कारनामे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कारनामे, 1-2 ही बताऊंगा। गुजरात जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, ये राजीव सरदेसाई गुजरात दंगा के बारंबार जाके माने कवरेज कर रहे थे मीडिया की तरफ से, और सारी उलूल जुलूल बातें, फालतू बातें, झूठ बातें इन्होंने IBN 7 में बारंबार दिखाई है। झूठ मूठ की बातें बारंबार दिखाई है, और इनको कांग्रेस के जमाने में पुरस्कार भी मिला है। मनमोहन सरकार के समय में इनको दिया गया पद्मश्री अवार्ड। राजीव सरदेसाई को मिला पद्मश्री अवार्ड, और ये आज भी कांग्रेस के भजन गाते हैं, देखे जाते हैं कांग्रेस के भजन गाते गाते। अब दूसरा एक नाम मैं बता रहा हूं जो एनडीटीवी में थी। ये तो IBN 7 का मैंने बताया, एक एनडीटीवी में थी बरखा दत्त। वो अपना एक अलग, ये राजीव सरदेसाई भी अपना एक अलग अभी यूट्यूब चैनल खोल दिए,
और ये बरखा दत्त भी अपना यूट्यूब चैनल चला रही है। ये मैडम जो है 99 के कारगिल वार के समय एनडीटीवी में पत्रकार थी, और एनडीटीवी के पत्रकार को भी वहाँ कारगिल वार में जाने का एक्चुअली परमिशन नहीं था, ऑन दी स्पॉट के ऊपर जाने का। लेकिन और एक मतलब एक आर्मी वालों के कोई रिश्तेदार है, वो कोई दूसरा छोटा मोटा चैनल था, वहाँ से वो चैनल के द्वारा उनको परमिशन मिल गई थी वार कवरेज के लिए। उनको कैसे कैसे पटाकर ये मैडम बरखा दत्त पहुँच गई वहाँ, माने कारगिल के युद्ध क्षेत्र में पहुँच गई थी कवरेज करने के लिए। और देखिए कितनी देश के प्रति गद्दारी की है। और जिस समय पाकिस्तानी फौज ऊपर थी पहाड़ियों के ऊपर और हिंदुस्तानी फौज नीचे थी जमीन पर, और नीचे से ये लोग जाकर पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, रात का अंधेरा था और चुपचाप वो लोग जा रहे थे ऊपर पहाड़ पर। उसी समय ये महिला पत्रकार बरखा दत्त ने एनडीटीवी के कैमरे के ऊपर लाइट मार दी। जो लाइट मार दी, रोशनी हो गई पहाड़ों के ऊपर रात के अंधेरे में। जब रोशनी हो गई, पाकिस्तान वाले तो ऊपर से बैठे थे, तुरंत उन्होंने फायरिंग की हमारे भारतीय फौजियों के ऊपर। उसमें अनेक जवान और काबिल ऑफिसर शहीद हो गए देश की खातिर। ऐसे गद्दारों को कांग्रेस पार्टी के समय में, मनमोहन सिंह सरकार के समय, इसी बरखा दत्त को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। मतलब ऐसे काम ये लोग घृणित काम किए हैं, उसका कोई मैं अगर बताऊंगा वह सब कई घंटा हो जाएगा, कई घंटा बीत जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड, इसलिए मैं और लंबाना नहीं चाहता हूं। केवल अब जनता को समझना है। और क्या अभी देखिए मजे की बात और क्या है, ये लोग जो किसी जमाने में कांग्रेस की गोदी पर बैठे हुए, कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए थे, सरकार की मलाई चाट रहे थे, वो लोग अभी सब माने खजियर हो गए, खाली हो गए, अपना यूट्यूब चैनल लेके बैठे हैं। और जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो राष्ट्र प्रेमी पत्रकार हैं, उनको ये लोग बोलते हैं गोदी मीडिया। मतलब जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए थे 10 साल तक, मलाई चाट रहे थे, खूब मजे ले रहे थे। मनमोहन सिंह जब भी प्रधानमंत्री के हिसाब से बाहर में जाते थे, ये प्लेन में बैठकर विदेशी दारू पी रहे थे मुफ्त की, और बड़े महंगे होटलों में रहते थे और बहुत अय्याशी किए हैं ये लोग। आज तो इनका जमाना और है नहीं। जो लोग आज राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, उनको ये लोग बोलते हैं, ये जो दलाल हैं मीडिया के, ये लोग राष्ट्रवादी पत्रकारों को बोलते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद गोद में बैठे हुए थे कांग्रेस की सरकार के जमाने में, और आज दूसरों को बोलते हैं गोदी मीडिया। और जिनको ये गोदी मीडिया बोलते हैं, वे सारे के सारे उसमें अधिकांश राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। और ये राष्ट्रवादी पत्रकार इन गोदी मीडिया पत्रकारों का नाम दे रखे हैं दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, वामपंथी मीडिया, लफंगे मीडिया, देशद्रोही मीडिया, चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, और ये जो है जॉर्ज सोरोस के फंड द्वारा प्रायोजित एजेंट, ये सब नामकरण चल रहा है। मतलब एक दूसरे का सब नामकरण दे रखे हैं। मैंने तो आप मतलब अब देखिए हमारे देश में जैसा एक सब शहरों में प्रेस क्लब है, कटक में भी है, भुवनेश्वर में, सारे भारत में सभी शहरों में प्रेस क्लब है। दिल्ली में भी एक प्रेस क्लब है, लेकिन ये अपने आप को, इनमें ज्यादातर ये वामपंथी लफंगे पत्रकार लोग हैं, ये लोग मेंबर हैं वहां पर प्रेस क्लब में, अपना महिमा मंडन करने के लिए नाम दे दिया नेशनल प्रेस क्लब। अरे भैया दिल्ली का प्रेस क्लब है, सभी शहरों में है, जैसा आपके भी है, नेशनल कहां से आ गया? अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इसमें जो नेतागिरी करते हैं, पत्रकारों के जो नेता बने हुए घूमते हैं, सारे के सारों अधिकांश इनमें है बेईमान, देशद्रोही। मणिपुर के अंदर मामले में क्या हुआ, ये जो अभी 4 एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से 4 लोग गए थे वहां फैक्ट फाइंडिंग टीम के हिसाब से पिछले 3 महीने के पहले मणिपुर में, और उन्होंने सारी उजुल जुलूल झूठी खबरें छापी है, और मणिपुर सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर कर दी कि सब झूठी खबरें आपने छापी है। मणिपुर सरकार से इंटरव्यू नहीं लिए, किसी नेता से इंटरव्यू नहीं लिए, किसी अधिकारी से इंटरव्यू नहीं लिए, और झूठी मूठी खबर छाप के, जैसे कुकीज लोगों के ऊपर, ईसाई लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसी झूठी मूठी खबर छाप दी है। जब सरकार ने इनके ऊपर एफआईआर कर दी,
और मणिपुर का पुलिस अब जाके उनको गिरफ्तारी करेगी, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के शरण में चले गए कि माई बाप हमें बचाओ। अब देखिए इतने इतने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, माने इतने इतने लोग दिल्ली में ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, उसमें अय्यास लोग भरे हुए हैं। रोज दारू बोतल चाहिए और क्या क्या चाहिए मैं अब ज्यादा खोल के नहीं बोलूंगा। ये लोग सब अय्यासी में इनका जीवन जिया है, विशेषकर कांग्रेस के जमाने में। हाँ, नरेंद्र मोदी ये काम अच्छा किए हैं, जितने ये अय्यास लफंगे वामपंथी देशद्रोही पत्रकार हैं उनको ये और चारा पानी नहीं डाले कि उनको पूछते भी नहीं है, उनकी बूझ खत्म हो गई है। इसलिए सबके सब नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।